डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की क्लास में कल हम लोगों ने ज्वालामुखी शुरू किया था। उसका एक भाग कल हम लोगों ने ख़त्म किया था और आज उसके दूसरे भाग में दो चीज़ों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। एक कि ज्वालामुखी से कौन कौन से स्थलाकृति टोपोग्राफी बनती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि विश्व में ज्वालामुखी का किस प्रकार का वितरण है, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पाए। जहाँ तक टोपोग्राफी या भू आकृति जो ज्वालामुखी के जरिया बन रहा है उसका प्रश्न है, उसमें सबसे पहला हमने लिखा है राख या सिंडर शंकु। राख या सिंडर शंकु उस जगह पर या उस स्थान पे बनेगी कि जहाँ पर बोल्डर राख के साथ साथ बोल्डर या पत्थर या ब्रेसिका ये सब साथ निकलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मैग्मा का जमाव होगा, जो लावा का जमाव होगा, वो जमाव एक त्रिभुजाकार रूप में होगा, एक शंक्वाकार रूप में होगा और उस आकृति को हम लोग राख या सिंडर शंकु बोलेंगे। यानी त्रिभुजाकार आकृति का अगर कोई ज्वालामुखी पर्वत है तो उसी पर्वत को हम लोग सिंडर शंकु बोलेंगे। सबसे ऊंचा इस तरीके का सिंडर शंकु हवाई द्वीप में मिलता है हम लोग को, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर। यानी वहीं से यह आकृति हम लोग को दिखाई देती। और भी बहुत जगहों पे है जो छोटी है। उसके बाद है अमल लावा शंकु, एसिड लावा कोर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि धरती से जो मैग्मा निकलती है वो मैग्मा का नेचर या तो अम्ल प्रधान होता है या क्षार प्रधान होता है, या तो एसिडिक होता है या बेस होता है। और कुछ लावा ऐसे होते हैं कि जो न्यूट्रल होते हैं। तो एसिडिक और बेस लावा में डिफरेंस है। एसिडिक लावा जो होता है वो चिपचिपा होता है और क्षारीय लावा जो होगा चिपचिपा नहीं होगा। तो एसिडिक लावा बहुत दूर तक नहीं फैल सकता है, जबकि क्षारीय लावा बहुत दूर तक फैल सकता है। तो लावा के अम्लीयता या क्षारीयता, एसिडिक और बेस के आधार पर भी टोपोग्राफी बनता है। तो उसमें अगर अम्लीय लावा है तो उसमें जो शंकु बनेगा वो इस ढंग से अर्धगोलाकार जमाव होगा उसका, यानी उसके मैग्मा बहुत फैलेंगे नहीं, लेकिन चूंकि उसमें कंकड़ पत्थर ये सब नहीं होगा तो वो कोन के तरह भी नहीं होगा, ट्रायंगल की तरह भी नहीं होगा। तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? अर्धगोलाकार। अगर कोई ज्वालामुखी पर्वत अर्धगुंबदाकार आपको दिखाई पड़ता हो तो आप निश्चित रूप से कह दीजिए कि ये जो ज्वालामुखी पहाड़ पर्वत है इसके मिट्टी या जो चीजें हैं वो अम्लीय होती है। और इसी का जैसे फ्रांस का डिगोम, इटली का स्ट्राम्बोली, ये अम्लीय लावा शंकु का एग्जाम्पल। इटली का स्ट्राम्बोली को तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है इटली का स्ट्राम्बोली। तो हमेशा जो है रुक रुक करके कुछ कुछ अंतरालों पर लावा का होता है। तो रात में आप जाइएगा तो सीइंग साइट है, दूर से लोग देखने जाते हैं। तो इतना ज्यादा आग निकलेगा कि उससे पूरा भूमध्य सागर आप देख लीजिए, उसके जल दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। पैठिक लावा ठीक उसका उल्टा है। क्षारिक लावा होता है तो क्या होता है कि ये दूर तक फैल जाएगा। ऐसे में अगर आप दूर से देखिए कि पर्वत की ऊंचाई जो है, ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची नहीं है, एक समतल मैदान की तरह दिखाई पड़ रही है ऊपर में चढ़ने के बाद। तो आप समझ जाइए कि वो क्षारीय प्रधान लावा है। और हवाई द्वीप का मौना लोआ जो ज्वालामुखी है वो इसी का एग्जाम्पल। इसका तो पैठिक लावा का यह क्षार प्रधान। अब देखिए
शंकु, कोन इन कोन। तो ये कैसे बनता है? इसके बनने के पीछे जो आधार होता है ये कि एक शंकु का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पहले से इसका बना हुआ है क्या चीज, वेंट, नली, ठीक है। अब उसके बाद ये भरा गया नली, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी था ये, तो भरा गया तो इस ढंग से भराया कि ये वाला भाग जो है वो कमजोर रहा और ये वाला भाग जो है मजबूत हो गया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है, किसी भी समय दोबारा वो जागृत हो सकता है। तो जब दोबारा जागृत हुआ तो वो पूरे क्षेत्र से नहीं निकला, बल्कि बीच का जो उसका कमजोर रास्ता था उसके अंदर से निकला लावा उसका। तो इस तरीके से एक शंकु तो पहले से बना हुआ था और फिर शंकु के अंदर दूसरा शंकु बन गया। तो जैसे इटली का विसुवियस इसका ग्रेट एग्जांपल, इटली का विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। 76 ईस्वी में पहली बार हुआ था, उसके बाद 1600 में हुआ, फिर कंटिन्यूअस होता रहा। तो उसमें जो है शंकु के अंदर शंकु कोन इन कोन की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है। मिश्रित शंकु कंपोजिट कोन का क्या हो कि एक मुख्य कोन होगा जो ऊपर की ओर होगा, लेकिन बहुत सारे सहायक कोण बन जाएंगे। यानी जब ज्वालामुखी का वेंट एक नहीं हो, मुख्य वेंट मेन वेंट के अलावा अनऑक्सिलरी वेंट भी हो, अनसहायक नलियां भी हो, तो इस हिसाब से उसमें जो पर्वत बनेगा उसमें एक मुहाना नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि बहुत सारे शंकु होंगे। तो उन्हीं शंकुओं को हम लोग मिश्रित शंकु बोलेंगे। जापान का फ्यूजियामा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। काल्डेरा ये बराबर पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये टर्मिनोलॉजी जो है हमेशा याद रखिएगा कि काल्डेरा है क्या चीज। तो देखिए इसमें है कि एक बार जो है वो ज्वालामुखी फूटा था और उससे एक क्रेटर का निर्माण हो गया था और वो भरा गया, पूरा गुंबद इस ढंग से देख रहे हैं, ये पूर्व की स्थिति भरा हुआ। अब जमीन के नीचे जिस समय ये बना था उससे भी 10 गुना ज्यादा विस्फोटक सामग्री ने विस्फोट कर दिया। तब क्या करेगा कि इसके टोपी को उड़ा देता है। यानी यहां से जो यहां तक का भाग आप देख रहे हैं ये उड़ा हुआ भाग है। अब इसका क्रेटर नीचे में चला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रेटर की आकृति बढ़ गई पूर्व की तुलना में, क्योंकि देख रहे हैं यहां से उड़ा दिया ये, पहले यहीं पर होगा ये। तो यही बड़े क्रेटर वाले ज्वालामुखी शंकु को काल्डेरा बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सुमात्रा का टोबा है, जापान का ओशो है। सुमात्रा का टोबा तो हाल फिलहाल में जो है वो विस्फोट हुआ था इसका, तो इसकी आवाज जो है भारत तक सुनाई पड़ी थी, इतना दूर तक। और कितने किलोमीटर तक मलबा जो है उसका समुद्र में फेंका गया था, समुद्र में उसकी वजह से सुनामी आ गई। 35,000 लोग मारे गए थे इस टोबा से, विस्फोट से। अब देखिए ज्वालामुखी डॉट, ये क्या होता है कि ज्वालामुखी पर्वत बन गया। अब वो समझिए कि मृत ज्वालामुखी है, डोरमेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो इसके वेंट है, वेंट में बहुत सख्त जमाव हो गया, लेकिन उसका जो पर्वतीय क्षेत्र है वो बारिश से, हवा से उड़ कर करके जो है, ये सब डॉट डॉट जो देख रहे हैं, ये डॉट में इतना ऊंचा था, ये सब गल कर करके खत्म हो गया
अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, और ये बीच में वेंट आप देख रहे हैं, तो ये वेंट शंकु के तरह, पलक के तरह, डॉट की तरह आपको दिखाई देता है, यानी जमीन में कोई चीज पलक किया हुआ है, घुसाया हुआ है। तो ये भी आकृति आपको मिलेगी। क्रेटर झील, अगर मतलब ज्वालामुखी फटा और उसका मुहाना जो है वो तालाब की आकृति का बना हुआ शुरू में रहता है और उसमें जल भर गया, तो वो झील जो है क्रेटर झील कहलाता है। उसका एग्जाम्पल है सुमात्रा का तोबा झील, विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर झील, 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसी प्रकार का यूएसओ का ओरेगन, आइसलैंड का ओस्कर जुएटन और हमारे देश का लोनावाला। ये आप बॉम्बे से पुणे जाइएगा तो एकदम बीचे बीच में ये जगह है लोनावाला। अब तो बेहतर तो बड़ा शहर हो गया है, समझ गए। तो कभी भी जाइए तो लोनावाला में रुक करके जो है वो आप इसको देखिए, मतलब विश्व का अद्भुत चीज, और नहाइए उसमें। अब ये चीज है। अब अंतिम इसका भाग है कि विष वितरण क्या है। तो सबसे डेंजर जो है, यानी सबसे बड़ा जो इलाका है जहाँ ज्वालामुखी पाया जाता है, यह सक्रिय है, वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक तो आपके मस्तिष्क में है कि बीच में जो अफ्रीका, अमेरिका, एक साइड में यूरोप, दूसरे साइड में उत्तरी अमेरिका, ये बीच में अटलांटिक महासागर। उधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी इलाका, इधर जापान, इंडोनेशिया और ये सब का पश्चिमी इलाका, सॉरी इसका पश्चिमी इलाका, इसका पूर्वी इलाका, ये जो इलाका है ये प्रशांत महासागर का। तो इसमें अंटार्कटिका में एक पर्वत है, वहां से इसका क्षेत्र शुरू होता है और अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग से ये गुजरता हुआ अलास्का तक पहुंचता है और फिर मुड़ करके जापान की तरफ चला जाता है और जापान से इंडोनेशिया चला जाता है। तो इस आकृति में ये ज्वालामुखी का इलाका फैला हुआ है और इस ढंग से प्लेट यहां पर मिले, इसी कारण से यहां पर ज्वालामुखी का क्षेत्र। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इन 500 में से 403 सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। इसी कारण से इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और 3/4 यानी 3/4 यानी 75% जो ज्वालामुखी है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही पाया जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा एरिया मध्य विश्व पेटी है। ये अटलांटिक का जो एरिया देख रहे हैं उसमें इसमें यूरोप, एशिया का मध्यवर्ती भाग है और उधर से घूमते हुए फिर हिमालय चला आता है और फिर इंडोनेशिया चला जाता है हिमालय से, और उस इंडोनेशिया में जाकर करके इससे मिल जाता है सर्कम पैसिफिक से। तो इस तरीके से चूंकि बीच में है इसलिए मध्य विश्व पेटी या मिड वर्ल्ड बेल्ट कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत इसी पेटी के अंदर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसको बैरन द्वीप के नाम से। ये सब जो देख रहे हैं आप, अराकामा का पहाड़ बर्मा वाला, ये सब किसी ने कहा था कि ज्वालामुखी पर्वत है और फूटा था, और ये म्यांमार और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक समय में एक थे। अंडमान के बाद जो सागर मिलता है तो वो धीरे धीरे अपरदन के कारण जो है वो पर्वत समाप्त हो गए, तो ये अलग हो गया। अफ्रीका रिफ्ट घाटी भी जो है वो एक क्रियाशील जो है वो ज्वालामुखी का क्षेत्र है।
इसमें फलस्तीन तक ये लाल सागर से लेकर के अफ्रीका के पूर्वी भाग से शुरू होता है, लाल सागर जाता है फलस्तीन पर खत्म हो जाता है, उसी को अफ्रीकन रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये ज्वालामुखी या वोल्केनो से संबंधित 2 क्लास में आपकी पूरी बात समाप्त हुई। अब कल के क्लास में हम लोग भूकंप यानी अर्थक्वेक को देखेंगे। थैंक यू।